स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे साइंस 9 क्लास का चैप्टर 6 का पार्ट 3 टिश्यू है ना, उत्तक पढ़ रहे तक का ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट में देखे थे पादप उत्तक में विभाज्य उत्तक है ना, एक शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लंबाई को बढ़ाता है, एक था पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, और एक था अंतविशिष्ट विभाज्य उत्तक है ना, जो कि डाली नोड में रहता है, डाली सब निकलता है जहाँ पे वहाँ पे। विभाज्य उत्तक खत्म हो गया था पहला पार्ट में। दूसरा पार्ट में अस्थायी उत्तक देखे थे। तो अस्थायी उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो विभाजन की क्षमता को खो दे, तो उसको विभाज्य उत्तक कहते हैं। विभाज्य उत्तक को देखे थे दो प्रकार का, एक सरल विभाज्य उत्तक बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का था, एक था सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक में जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है, जो 3 प्रकार का होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ तक खत्म हो गया था पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जो कि अस्थायी उत्तक के पार्ट है। आज हम जानेंगे जटिल उत्तक है ना, जटिल उत्तक। ये जटिल उत्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक देखेंगे और इसका प्रकार देखेंगे, ठीक है। जटिल उत्तक कहा जाए कि कैसे उत्तक को कहेंगे, तो वैसे उत्तक, जटिल उत्तक जिसमें अलग अलग तरह के कोशिकाएं पाई जाती है। सरल अस्थायी उत्तक में बोले थे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा ये है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सरल अस्थायी उत्तक में पढ़े थे कि वो एक ही जैसे कोशिकाओं से बना होता है। तो ये जटिल अस्थायी उत्तक क्या होगा, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है ये है ना, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित। ये जो बना होता है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के कोशिका होगा, कुछ मृत होगा, कुछ जीवित होगा, ठीक। अलग अलग टाइप का कोशिका मिक्स रहता है। और अस्थायी में था एकदम एक के जैसा कोशिका, ठीक है। तो जटिल उत्तक अलग अलग कोशिकाओं का समूह है। जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं जाइलम, जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जाइलम और फ्लोएम। जटिल उत्तक कैसा उत्तक, जो अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं का समूह है ना, कोशिकाओं से निर्मित या अलग अलग कोशिकाओं के समूह से जो समूह है उसी को जटिल उत्तक कहेंगे। जटिल उत्तक 2 प्रकार का, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों नली टाइप का होता है, ठीक है। ये जो उत्तक है वो नली टाइप का उत्तक होता है, जो कि क्या काम करता है, जैसे आदमी का शरीर में नस देख रहे हैं, 2 तरह का नस है, एक पतला वाला, एक मोटा वाला। एक हार्ट से ब्लड को पूरा शरीर में पहुंचाता है, फिर पूरा शरीर से ब्लड को ये छोटा नस हार्ट तक, दिल तक पहुंच जाता है। तो 2 तरह का नली है। वैसे ही पेड़ पौधा में ये 2 तरह का नली है। ये एक काम करता है, पौधों का जो पत्तों में भोजन बनता है, भोजन तो पत्तों में बनता है, तो उस भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाने का काम इसी नली द्वारा होता है। और दूसरा नली जो है वो काम करता है कि पौधा जो नीचे से जल और खनिज लवण लेता है मिट्टी से, तो जड़ रहता है मिट्टी में, तो जड़ तो ले लिया, वहाँ से खींच लिया जल और खनिज लवण को, तो खाली अपने पास रखने से नहीं होगा, पूरा शरीर में उसको भेजना है। तो वहाँ से जो नली वहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो एक दूसरा नली है। तो जो ऊपर ले जाता है जल और खनिज लवण को, वो जाइलम, जल और खनिज लवण का परिवहन, जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जाइलम, और फ्लोएम भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। परिवहन मत समझ में आ रहा है, ले जाना है ना। भोजन बनता है पत्तों में, तो पत्तों से बाकी शरीर, बाकी पौधों के अंग तक पहुंचाना फ्लोएम का काम। और जाइलम का काम जड़ से पानी को खींच के और फिर उसको पूरा शरीर में पहुंचाना, पानी, जल और खनिज लवण को, ठीक है। जैसे ये कोई पौधा है, यहाँ पे इस तरह से जड़ रहे ऊपर नीचे, ये जमीन, तो
इधर जो है पत्ता होता है, इस सब पत्ता में क्या बन रहा है, भोजन बन रहा है। तो पत्तों से भोजन जो बन रहा है उसको पूरा शरीर में पहुँच जाता है, यहाँ से पूरा शरीर तक, मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है हर पूरा शरीर में पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। और जो जड़ है वहाँ से इधर से होते करते पूरा ऊपर तक पहुँचाने का काम करता है जाइलम। ठीक है, तो ऊपर से नीचे यानी कि पत्तों से बाकी पौधे के अंग तक पहुंचाता है फ्लोएम भोजन को, और जाइलम क्या करता है तो पानी और खनिज लवण को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जाइलम और फ्लोएम में देखिए ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या क्या कोशिका इसमें होता है उसको अब देखते हैं, क्योंकि ये जटिल ऊतक है तो इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कितने प्रकार की कोशिका होती है उसको देख लेते हैं। जाइलम इसमें 4 तरह की कोशिका होती है, क्योंकि जटिल ऊतक पहले ही बता दिए कि इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका होगी। तो अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है जाइलम। एक होता है जो कोशिका का नाम है वाहिनिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइलम ट्रैकिड कहेंगे। तो जाइलम ट्रैकिड ये जो कोशिका होता है मृत कोशिका होता है, ठीक है, और ये नलिकार होता है, नली टाइप का रहता है मृत कोशिका, ठीक है। तो ये एक कोशिका है। अगला कोशिका वाहिका है, जाइलम वेसल्स भी कहते हैं या जाइलम ट्रेकिया, ये ट्रेकिड्स, ये ट्रेकिया, वाहिनिका, वाहिका, है ना। तो ये भी एक नली टाइप में लंबी कोशिका है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक बहुत लंबी कोशिका है जो जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, जल और खनिज लवण का परिवहन। तो वाहिका लंबी कोशिका है, लंबी नली टाइप का कोशिका ये भी है। काम इसका है जल और खनिज लवण का परिवहन, है ना, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। तो कहाँ तक पहुंचाएगा, जड़ से लेकर के बाकी शरीर के माने पौधों के अन्य भागों तक। जाइलम पैरेनकाइमा, तो ये पैरेनकाइमा पढ़े थे। पैरेनकाइमा का क्या काम है, भोजन का भंडारण। तो यहाँ भी पैरेनकाइमा जो है जाइलम पैरेनकाइमा, इसका भी वही काम होगा, भोजन का करना, भोजन का भंडारण करना, इकट्ठा करना और भोजन का थोड़ा बहुत संवहन करना, ये काम है जाइलम पैरेनकाइमा का। एक है जाइलम फाइबर, तो ये रेशा, फाइबर रेशा जैसा ये दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करना। ये भी मृत कोशिका है, ठीक है, मृत कोशिका, दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। 4 तरह का जाइलम में 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। चारों प्रकार की कोशिका याद रखिएगा। वाहिनिका एक होता है, एक वाहिका, वाहिनिका, वाहिका, दोनों एक नली टाइप का है, ठीक है। वाहिनिका, वाहिका, एगो मृत है, ये जीवित है, ठीक है, ये मृत, ये जीवित। जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ वो जीवित है, और मृत लिखा हुआ जो मरा हुआ है। तो वाहिका एक हुआ जो जल और खनिज लवण को पहुंचाएगा। एक जाइलम पैरेनकाइमा है। जाइलम पैरेनकाइमा, जैसे पैरेनकाइमा ऊतक में पढ़े थे कि पैरेनकाइमा का काम है भोजन का संवहन करना और उसको इकट्ठा करना। तो यहाँ का जो जाइलम पैरेनकाइमा है वो भी वही काम करेगा, भोजन का संवहन और भोजन को इकट्ठा करता है, ठीक है। जाइलम फाइबर क्या है, फाइबर रेशा जो कि मृत कोशिका होता है, दृढ़ता प्रदान करना यानी मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कोशिका में कोई दिक्कत नहीं है। ये जाइलम का हो गया। तो जाइलम को याद रखिएगा, है ना, 4 गो जालिम है, माने जाइलम है। फ्लोएम देखते हैं, ये भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है। पहला है चालनी नलिका है, साइप ट्यूब कहते हैं, सहचरी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा और एक फ्लोएम रेशा, फ्लोएम फाइबर। तो ये दोनों में सेम है, ठीक है। उसमें जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर था, बस ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसमें अलग था, उसमें था वो वाहिनिका और एक वाहिका, इसमें है चालनी नलिका और सहचरी कोशिकाएं, और ये दोनों सेम है। फ्लोएम पैरेनकाइमा इसमें फ्लोएम में, और का था वो जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम रेशा और जाइलम रेशा। तो ये फ्लोएम रेशा वाला जो भाग है ये तो मृत कोशिका होता है, तो ये भी यहाँ भी मृत कोशिका है, ठीक है, ये मृत कोशिका है। और इसका काम क्या है, तो वही मजबूती प्रदान करना। मरल है, माने मरल कोशिका का ज़्यादातर काम स्ट्रोंग देना, उसको मजबूती प्रदान करना है। फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा है, इसका मतलब क्या समझ में, भोजन का संवहन, है ना, और संग्रहण,
मान भोजन को जमा करना, इकट्ठा भी कर सकते हैं। और उसका संवहन, संवहन देखिए इसमें हल्का फुल्का संवहन होता है, बहुत ज़्यादा है ना, हल्का फुल्का संवहन होता है। पैरेन्काइमा कोशिका में पढ़े थे कि इकट्ठा भी करता है थोड़ा बहुत संवहन, यानी या इधर से उधर, यानी हल्का फुल्का, ज़्यादा दूर ले जाने वाला नहीं है ना, माने ये लोकल है, लोकल ले जाना कहीं है तो ये काम आएगा। ज़्यादा दूर ले जाना है तो फिर उसके लिए पूरी जो नली है, सहचरी कोशिकाएं, चालनी नली, ये सब नली द्वारा जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज सेम है दोनों के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो चालनी नलिका है ना, इसका एक खासियत है, चालनी नलिका कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसमें खास बात है कि केंद्रक नहीं होता है वो कोशिका में। कोशिका में देख पढ़े थे कि कोशिका, जितना भी कोशिका है सब में एक केंद्रक होता है, लेकिन ये एक ऐसा कोशिका है चालनी नलिका, उसमें केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक का काम क्या है, तो केंद्रक का काम है कि कोशिका में जो भी कार्य हो रहा है वो सभी कार्यों को कंट्रोल करना केंद्रक का काम होता है। अब इसमें केंद्रक नहीं तो फिर इसको कंट्रोल कौन करता है, इसका काम को कंट्रोल कौन करता है, तो उसी के पास रहता है ये वाला सेल, सहचरी कोशिकाएं। सहचरी मतलब समझ में आ रहा है, किसी को साथ लेके चलने वाला है ना, कंपेनियन सेल। तो सहचरी कोशिकाएं का जो केंद्रक होता है वो इसको चलाता है, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है। आया समझ में। तो सहचरी कोशिका दोनों साथ में होता है, न चालनी नलिका में अपना केंद्रक नहीं होता है, ये इसके केंद्रक से काम करता है। और काम वही है, क्या करना, भोजन को पत्तों से बाकी पार्ट में पहुंचाना। तो दोनों नली टाइप का है ना, तो दोनों लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है, लंबी नलिकार कोशिकाएं हैं, नली जैसा, जो कि भोजन को पत्तों से लेकर के पूरा शरीर में पहुंचाता है। तो काम पूछेगा तो जाइलम और फ्लोएम का। तो जाइलम का एक काम मेन चीज़ है कि जड़ से वो पानी को और खनिज लवण को ऊपर पहुंचाता है पौधे के अन्य भागों तक। और फ्लोएम का मेन काम है कि पत्तों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना, ठीक है। और कोशिका पूछेगा 4 प्रकार का, कौन कौन सा कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बना है। तो फ्लोएम में चालनी नलिका है, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशा, ये सब के बारे में और कुछ अभी नहीं पूछेगा, बस नाम याद रखिएगा। और इससे पहले जाइलम जो था उसमें वाहिका, वाहिनिका, एक वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या जाइलम रेशा, ठीक है। तो ये दृढ़ ऊतक में, दृढ़ ऊतक बोलते हैं, ये जटिल ऊतक के प्रकार था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जटिल ऊतक में। अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ छोड़े हैं, एपिडर्मिस क्या होता है। तो एपिडर्मिस को देख लेते हैं, उसी के साथ मिला हुआ स्टोमेटा यानी रंध्र हो जाएगा। उसके बाद ये जो पादप ऊतक है उसकी कहानी खत्म, पादप ऊतक खत्म हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे जंतु ऊतक, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस पौधा का हर भाग में पाया जाता है, सबसे बाहरी आवरण है। पौधा का तना हो गया, पत्ता हो गया, या फूल हो गया, या जड़ हो गया, तो उसके सबसे बाहर का जो परत होता है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे आदमी का बात करें तो सबसे बाहर का चमड़ा जो दिख रहा है, जो चमड़ा, वो हो गया एपिडर्मिस, है ना, है नहीं, मतलब समझाने के लिए जो हम इंसान वाला जो जानवर के लिए चमड़ा जो बोलते हैं, तो उसी तरह पौधों में जो सबसे बाहर वाला लेयर है, चाहे तो तना का हो या फूल का हो या फल का हो या जड़ का हो या पत्ता का हो, तो उसी को एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर, जैसे पत्ता है तो इस पत्ते में भी सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, पौधों के एपिडर्मिस याद रखिएगा, सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर है ना। तो जड़ हो, तना हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो, सबका बाहरी लेयर जो है वही है एपिडर्मिस, से ढकी होती है, लिख सकते हैं। देखिए एपिडर्मिस जो होता है उसमें एक तरह का क्यूटिकल पाया जाता है, वो क्यूटिकल से ढका होता है। ये क्यूटिकल क्या है, तो क्यूटिकल एक मोम जैसा पदार्थ है ना, पानी और मोम को जैसे घोल देंगे तो एक जो बनेगा लिक्विड, उस तरह का एक लिक्विड होता है, एक केमिकल होता है, उसको क्यूटिकल कहा जाता है। तो वही क्यूटिकल से वो ढका होता है, ठीक है। और वही क्यूटिकल के कारण क्या होता है, जैसे पत्ता में देखते होंगे पानी उनी पड़ गया तो गोल हो जाता है और डगरते रहता है इधर उधर, है, पत्ता में पानी उनी गिर जाए, पानी का बूंद, तो गोल गोल हो जाता है, इधर उधर डगरते रहता है। तो ये एक केमिकल है क्यूटिकल, जो कि उसको अंदर पानी जो पत्तों के अंदर घुसने नहीं देता है, इसलिए वो इधर उधर हो जाता है। और इस क्यूटिकल क्या कर रहा है, जल्द उस पानी को अंदर, पौधे के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, वो एक चिकना केमिकल है, ठीक है।
तो पौधे के सबसे बाहरी भाग पाया जाता है और उस जो है वो क्यूटिकल से ढका होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिडर्मिस का जो कोशिका है वही कोशिका इस क्यूटिकल को छोड़ता है ना, बनाता है। एपिडर्मिस का कोशिका ही क्यूटिकल को बनाता है, जो कि परत में उस परत को एपिडर्मिस को ढका हुआ रहता है, जिससे पानी उनी अंदर प्रवेश ना कर पाए, है ना। और इसमें क्या होता है, तो ये जो एपिडर्मिस है इसमें छिद्र होता है छोटे छोटे, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एपिडर्मिस तो एक केमिकल से ढका हुआ है, उस केमिकल को क्यूटिकल कहेंगे, जो कि पानी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है और अंदर से भी बाहर पानी को आने नहीं देता है, ठीक है। नहीं तो फिर पौधा मुरझा जाएगा, सब पानी निकल जाएगा तो मुरझा जाएगा ना। और एपिडर्मिस में कभी कभी कहीं कहीं पे छोटा छोटा छिद्र भी पाया जाता है, उस छिद्र को रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो एक चीज़ है क्यूटिकल, जो कि पानी को अंदर घुसने नहीं दे रहा है और बाहर आने नहीं दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ रंध्र भी है। जो रंध्र का काम क्या है, स्टोमेटा का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान। इसका काम तो पहले पढ़ चुके होंगे, रंध्र गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान इसका काम है। और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी जल को बाहर निकालना। तो क्यूटिकल्स पढ़े कि क्यूटिकल से ढका हुआ है। क्यूटिकल का मेन काम है कि पानी जो पौधा में है उस पानी को निकलने से रोकता है, पानी को की हानि से बचाता है, जल की हानि, जल की कमी से बचाता है। यानी जल अगर सूख जाए, निकल जाए पौधे का, तो वो मुरझा जाएगा, तो उसको मुरझाने से बचाता है ये क्यूटिकल। यानी वहाँ जो पानी है पौधों के अंदर, उस पानी को बाहर निकलने नहीं देता है, लेकिन उसी में कहीं कहीं छोटा छिद्र भी है जो कि पानी को निकाल देता है, और गैसों का भी उसी से आदान प्रदान होता है। तो देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए ये रंध्र जो है, रंध्र छोटे छोटे छिद्र होता है, तो वो छिद्र क्या है, तो उस छिद्र से गैस का तो आदान प्रदान होता ही है, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पौधा ये नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये गैसों का आदान प्रदान इसी रंध्र से होता है। इसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन यानी जल को भी बाहर निकालता है। तो जल जो है इस बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, और जल जो है जब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा जल हो गया, तभी वो वहाँ से निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पानी हो गया, वही एक्स्ट्रा पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वहाँ से निकलता है, वो बहुत कम मात्रा में, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस रंध्र से, बल्कि ये रंध्र उसके लिए अच्छा है ना। कुछ होना चाहिए जो खराब हो गया या तो उसको निकालने के लिए एक छिद्र, तो वही छिद्र है जो कि अधिकता, जल के अधिकता तो बाहर करेगा और गैसों का आदान प्रदान। रंध्र कैसा होता है देखिए, इस तरह का काजू के शेप का एक कोशिका, दो कोशिकाओं से ये घिरा होता है, जिसको गार्ड कोशिका कहते हैं, गार्ड। इस छिद्र के दोनों ओर दो कोशिका होता है, दो कोशिका काजू शेप का, काजू जैसा दो कोशिका होता है। इस कोशिका को गार्ड कोशिका कहते हैं, या रक्षक सेल, है ना। और रक्षक कोशिका, हिंदी को इंग्लिश लिखे हैं, इंग्लिश को हिंदी, रक्षक कोशिका ही है, और गार्ड सेल इंग्लिश है यहाँ पे, गार्ड सेल है ना, या रक्षक कोशिका। तो रक्षक से की कोशिका क्यों कहते हैं, ये गार्ड सेल जो गार्डिंग का काम करता है, कब वो छिद्र को खोलना है, कब बंद करना है, उसका ये गार्डिंग करता है। जैसे गैस का आदान प्रदान करना हो तो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। पानी का भी जब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उसको निकालने के लिए वो खुल सकता है, फिर बंद हो जाएगा, है ना। खुल बंद हमेशा खुला नहीं रहता है, हमेशा खुला रहेगा तो फिर वहाँ का जो पानी है वो सब निकल जाएगा, पानी तो सब पानी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा सूख जाएगा, ठीक है। तो खैर रंध्र पहले भी पढ़ चुके, इसका काम दो काम होता है, गैस का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन। ये इसके साइड में दो कोशिका है, जिसको बोलेंगे गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। अब इसका मिला जुला के अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस का कार्य देख लेते हैं। 3 गो मेन काम है इसका। पहला काम सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस का पहला काम सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा कैसे, तो ये एक परत घेरे हुआ है चारों तरफ, तो बाहर के वातावरण से वो सुरक्षा, जैसे पानी है अंदर नहीं आने दे रहा है,
या कोई अन्य चीज़ है जिसको अंदर प्रवेश करने से रोकता है। वायरस सब हो गया, विषाणु, जीवाणु, तो वो सबको अंदर आने से रोकता है। जैसे हम लोग का चमड़ा है, ये क्या काम कर रहा है, तो सुरक्षा न दे रहा है। चमड़ा उजाड़ देंगे तो अंदर कोन में घुस जाएगा। तो ये चमड़ा या उन लोग का एपिडर्मिस पौधों का रक्त सुरक्षा उसको प्रदान कर रहा है बाहर के वातावरण से। और इसमें जो क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस का क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। किसको रोकता है? वाष्पोत्सर्जन को रोकता है, जिसे पौधे झुलसने से बच जाते हैं। माने पौधा झुलसता नहीं है, माने मरता नहीं है। क्यों? तो क्यूटिकल सेल उसमें है जो कि वाष्पोत्सर्जन को रोक रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूटिकल सेल वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करेगा, माने पानी को नहीं निकलने देगा, ताकि वो जिंदा रहे पौधा, पानी की कमी ना महसूस हो। लेकिन वहाँ पे जो छोटा छोटा छिद्र है वो पानी निकाल देता है। तो कब पानी निकालता है? तो बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत पड़ने पर हमेशा पानी को नहीं निकालता। ठीक है, जैसे आदमी का शरीर, आदमी का भी तो पानी नहीं पीता है, तो पानी तो आदमी के शरीर में भी जरूरी है। पानी सूख जाएगा तो आदमी मर जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो जीवित रहेगा। है पानी जो है उसको निकालना भी जरूरी है। पानी शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन शरीर में जो पानी है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, उसको निकालना भी जरूरी है, या जो खराब हो गया तो हम लोग भी निकाल देते हैं। पानी हर जीव जंतु करता है। उसी तरह इसमें भी पौधा को भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी को जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया उसको वो निकाल भी देता है रंध्र द्वारा। ठीक, तो ये रोकने का काम करेगा, पानी को नहीं बहने देगा, और ये जो रंध्र है वो निकालता है ज़रूरत पड़ने पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो मिला जुला के कहा जाए तो एपिडर्मिस का मेन काम सुरक्षा प्रदान करना, सबसे बाहरी लेयर होता है। एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल पाया जाता है, एक केमिकल से जो ढका हुआ, उस केमिकल का काम है उसमें एक लेमिनेशन चढ़ा देना, ताकि वहाँ का सब पानी बाहर ना निकले, है ना, या उसके अंदर भी डायरेक्ट पानी प्रवेश ना करे। एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं, तो स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, या रंध्र। तो स्टोमेटा या रंध्र का काम है गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और वाष्पोत्सर्जन माने कहा जाए तो सांस लेने का काम करते हैं। जैसे हम लोग का नाक छिद्र है, इससे हवा अंदर जाता है, बाहर जाता है, तो उस तरह उन लोग का रंध्र है जिससे हवा अंदर बाहर होता है, और वाष्पोत्सर्जन भी उसी रंध्र से, उसी छिद्र से होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए अब हमको लगता है ख़त्म कहानी इसका। कोर्क भी है, तो कोर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कोर्क क्या है, तो कोर्क पेड़ का छाल है ना, तो लगातार पेड़ पौधा वृद्धि होते रहता है ना, तो लगातार वृद्धि होने के कारण पेड़ पौधा के जो परिधि में जो कोशिका पाया जाता है, जिसको कौन सा कोशिका कहते हैं, अगर विभाजित होना बंद कर दे, विभाजित हो तो उसको विभाज्यूतक, और जो परिधि में पाया जाता है उसको पार्श्व विभाज्यूतक। तो वो जो पार्श्व विभाज्यूतक है, विभाजित हो करके वो परिधि को बढ़ा रहा है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वो परिधि मोटापा बंद हो जाता है ना। कोई भी पौधा पेड़ है तो एक निश्चित मोटाई के बाद उसका मोटापन, इसका मोटाई एक थम जाता है, रुक जाता है। तो उस रुक जाता है तो उस समय क्या होगा, अंदर का जो सेल है, जो जीवित कोशिका है, वो तो डिवीजन होगा उसमें, है ना, अंदर का सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाहर का सेल जो है वो विभाजित नहीं होता है। धीरे धीरे ये बाहर का सेल मोटा होते जाता है, जो कि मृत कोशिका हो जाता है ना, मर जाता है, विभाजन होना बंद हो जाता है, और ये एक मोटा परत यानी कोर के रूप में बदलने लगता है। ठीक है, कोर के रूप में ये बदलने लगता है। ऐसे समझिए, देखिए अंदर से विभाजन हो रहा है, ये ढक लेगा, तो बाहर वाला तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर से धक्का खा करके एक तो मजबूत हो जाएगा, जमा हो जाएगा बहुत सारा कोशिका एकदम एक साथ, तो मजबूती हो जाएगा। और क्या होगा, ये इस चमड़े से, मतलब मेन जो इसका तना है स्टीम है, उससे धीरे धीरे वो अलग हो जाएगा। तो देखते होंगे कि ये जो कॉर्क है यानी छाल, उसको आप ऐसा करके उजाड़ेंगे, जो बहुत ये हो गया, थोड़ा सा अगर कहीं से ये ऐसा करके उजाड़े तो उजड़ जाता है ना, उजड़ जाता है। तो क्यों उजड़ता है, क्योंकि इधर से मतलब धक्का खा करके ये इसका जो कोशिका है, ये तो मरल कोशिका, मृत कोशिका हो जाता है, और इधर से ये बढ़ रहा है अंदर का कोशिका। तो इसमें एक तरह का दोनों तरफ से इसको झटका मिल रहा है,
तो झटका, जैसे कोई भी चीज़ को झटका दे दे करके आप कहीं तो उससे अलग कर सकते हैं ना, तो उस तरह से धीरे धीरे अलग हो जाता है और कुछ दिन होते होते वो अपने आप भी झड़ने लगता है। फिर नया से यहाँ का जो उत्तक है, कोशिका है, वो फिर से मोटा होते जाता है और फिर से वो छाल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो लगातार वृद्धि होने के कारण जो है पौधे के परिधि में, यानी यहाँ पे जो कोशिका उपस्थित है, यही सब कोशिका लगातार वृद्धि होने के कारण एक समय के बाद कोर्क में बदल जाता है। तुरंत नहीं बदलता, ऐसा नहीं कि पौधा लगाने आज और 1 महीना बाद सोचेंगे उसमें कोर्क में बदल जाता, नहीं है ना, वो कोर्क में थोड़ा समय लगता है बदलने में। और ये मोटा हो जाता है, तो ये जो मोटा क्यों होता है, तो इसमें केमिकल का जमा हो जाता है जिसको सुबेरिन कहते हैं, सुबेरिन। तो इसका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में सुबेरिन नामक केमिकल जो है जमा हो जाता है, सुबेरिन कि जमा हो जाता है, सुबेरिन जम जाता है। सुबेरिन एक तरह का केमिकल जो कि इसमें छाल में जम जाता है, जिससे वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है ना। और ये क्या करता है, गैस और जल, मोटा हो गया तो इसमें पानी, जल और प्रवाह को, यानी पानी या गैस को अंदर नहीं घुस जाएगा, जो मोटा एक छाल बन गया उसमें, तो पानी या जल या गैस को अंदर ये या बाहर वहाँ से निकलने देगा, तो उससे ये रोकता है। ठीक है, और क्या करता है इसका काम, तो ये झटकों से बचाता है, झटकों से बचाता है। देखिए ना, छाल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो जल्दी हवा, तूफान, झटका या कुल्हाड़ी भी मारेंगे तो जल्दी छाल कटता नहीं है ना, तो वो झटकों से बचाता है। बाहरी वातावरण में जो भी उसको चोट या झटका मिल रहा है उससे बचाता है, चोट या झटका से बचाता है। तो जल और गैस का प्रवाह को रोकना, चोट या झटका से बचाना और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना। चोट से बचा रहा मतलब कि सुरक्षा प्रदान कर रहा है, गार्ड का काम करता है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्क और एपिडर्मिस समझ में आया होगा। लगातार वृद्धि होने के कारण तना और जड़ का जो परिधि में कोशिका है, वो कोशिका में सुबेरिन जम जाता है और वो मोटा हो जाता है, उसी को कॉर्क कहते हैं, छाल कहते हैं। वही कॉर्क, वो जो कॉर्क है वो जल और गैस का प्रवाह को रोकता है और झटकों और चोटों से बचाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कहा है कि ये पादप ऊतक खत्म हो गया, पादप ऊतक खत्म हो गया। अब देखेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में 4 तरह का ऊतक पढ़ना है, एपिथेलियम, संयोजित, पेशीय ऊतक और तंत्रिका। तो एक बार ये पादप ऊतक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या पढ़े। पादप ऊतक में सबसे पहले, पादप ऊतक में 2 तरह का ऊतक पढ़े थे। एक को बोले थे विभाज्य ऊतक, एक ठो को अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को मेरिस्मेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू। तो विभाज्य ऊतक 3 तरह का था, एक लंबाई में वृद्धि कर रहा था और नीचे का लंबाई या ऊपर का लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि जो करेगा उसको शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक मोटाई में वृद्धि कर रहा था उसको पार्श्व विभाज्य ऊतक, जिसको इंग्लिश में क्या था, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी मोटाई को बढ़ाना, लेटरल पार्ट में उसको बढ़ाना। और एक था जहाँ पे डाली सब निकलता है, नोड में पाया जाता है, उसको बोले थे क्या, कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब अंतविशिष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक है, तो ये 3 तरह का ऊतक हुआ था। उसके बाद अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू देखे थे। परमानेंट टिश्यू में 2 तरह का टिश्यू देखे, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक वैसे ऊतक को कहते हैं जो विभाजित होना बंद हो जाए, है ना, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहा। जो परमानेंट बन जाता है वैसे कोशिका जो विभाजन की क्षमता को खो देती है, तो वैसे कोशिकाओं के समूह को अस्थायी ऊतक कहे थे। और अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक सरल अस्थायी ऊतक, माने जिसमें एक ही जैसे कोशिका का समूह रहेगा तो सरल अस्थायी ऊतक। एक जटिल अस्थायी ऊतक जिसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक, फिर अस्थायी सरल ऊतक को 3 भाग में देखे थे, एक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, उसके बाद क्या था, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में 2 चीज देखें, फ्लोएम, जाइलम, है ना। जाइलम का काम नीचे से ऊपर पहुंचाना, जल और खनिज लवण का। फ्लोएम का काम फल को, फ्लोएम से फल याद रखिएगा, फ्लोएम एक ट्रिक आ गया, देखिए नाम लेते हैं, फ्लोएम फल, फ्लोएम फल, है ना। फ्लोएम फल को नीचे, फल माने भोजन को नीचे करना। ठीक, फल ऊपर बढ़ता है तो ऊपर से नीचे, यानी ऊपर जो भोजन बन रहा है उसको नीचे ले आने का काम फ्लोएम का, फल फ्लोएम याद रहेगा। और जाइलम का काम जल,
जाइलम भी तो जल से मिलता है, जाइलम जल है ना, जाइलम का चीज़ को जल को ले जाएगा है ना, तो जाइलम जल दोनों का काम समझ में आ जाए, जाइलम और फ्लोएम का। तो ये हुआ, उसके बाद फिर आ गए एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस तो सबसे बाहर वाला परत और ये कोर्क हो गया। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ये पादप तक खत्म हो गया, जंतु तक को कल स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम इसी तरह लगातार आपके साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।